हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 और यह टेक्स्ट बुक में चौथा अध्याय है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। और यह अध्याय में पेज नंबर 50 से 52 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए वीडियो तैयार किया है और बहुत ही मजेदार तरीके से हमने वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो में हम सीखेंगे कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा काम करती है या नहीं। ओके, तो चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 चौथा अध्याय है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। और कल लास्ट में हमने यानी कि इसी अध्याय के दूसरे पार्ट में हमने मेलानी नामक एक मजदूर महिला की बात की थी। और यह औरत एक अमीर व्यक्ति के घर में काम पर जाती थी, वहां पर वो रसोई बनाती थी, लेकिन पूरे दिन में काम करने के बावजूद भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। ओके, यहां से आगे स्टार्ट करें तो वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। दोस्तों, घरेलू काम में हम सोचते हैं कि बहुत ज्यादा श्रम नहीं लगता, लेकिन यदि बर्तन धोने हो, कपड़े धोने हो, इसमें बहुत शारीरिक श्रम भी लगता है। और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। वर्तमान में भी बहुत ऐसे गांव भी है जहां 1 या 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ही पीने का पानी मिलता है। इमेज में आप देख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाव लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। क्या? यदि रसोई पकानी है, भोजन पकाना है, तो भोजन पकाने के लिए चूल्हा जलाना पड़ेगा और चूल्हे जलाने के लिए जो जलाव लकड़ी है वो प्राप्त करने के लिए भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं, कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की जरूरत होती है। दोस्तों, महिलाएं यह जो सभी कार्य करती है इसमें बहुत से कार्य ऐसे हैं जिसमें झुकना पड़ता है, उठाने और सामान लेकर चलने की जरूरत होती है, जैसा कि पानी भरकर लाना। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। इमेज आप देख सकते हैं कि एक महिला खाना पका रही है, तो यह खाना बनाने आदि जैसे कामों में एक तो समय भी ज्यादा लगता है और साथ साथ गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती है वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आम तौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम करते हैं जिसमें ज्यादा शारीरिक श्रम की जरूरत पड़ती हो। ऐसा नहीं है, महिलाएं भी ऐसा बहुत सा कार्य करती है जिसमें भारी शारीरिक श्रम की आवश्यकता हो। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़े तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती है। क्या? यदि स्त्रियों के घर और बाहर के काम को जोड़ दिया जाए तो हमें पता चलेगा कि स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती है। निम्न तालिका में भारत के केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा किए गए विशेष अध्ययन के कुछ आंकड़े हैं जो 1998-1999 के हैं। और देखिए कि क्या आप रिक्त स्थानों को भर सकते हैं। यानी कि हमारे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था और यह 1998-99 के आंकड़े दिए गए हैं। और यह आंकड़ों के जरिए, यह तालिका के जरिए हम समझते हैं कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा काम करती है या नहीं। सबसे पहले तो यहाँ कॉलम को पढ़िए। पहला कॉलम है राज्य। 2 राज्यों को यहाँ दर्शाया गया है, हरियाणा और तमिलनाडु को। स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे प्रति सप्ताह, यानी कि स्त्रियां एक सप्ताह में कितने घंटे ऐसा कार्य करती है जिनमें वेतन प्राप्त होता है। तो हरियाणा में 23 घंटे,
तमिलनाडु में 19 घंटे। तो स्त्रियों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे प्रति सप्ताह, यानी कि स्त्रियां घर में काम करती है 30 घंटे और आय एक भी रुपया प्राप्त नहीं होती। तमिलनाडु में 35 घंटे। तो स्त्रियों के कुल काम के घंटे कितने हुए, यहां हम दोनों को जोड़ते हैं तो हरियाणा में 23 + 30 कितने हुए, 53 हुए ना। 30 + 23 तो 53 घंटे हरियाणा की महिलाएं काम करती है। तमिलनाडु में 35 + 19 मतलब 54 घंटे काम करती है तमिलनाडु की महिलाएं। इनमें यह स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे हैं और स्त्रियों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे हैं। ओके, पुरुषों के वेतन सहित कार्य के घंटे प्रति सप्ताह 38। हरियाणा में 38 घंटे कार्य करते हैं पुरुष, और पुरुषों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे प्रति सप्ताह में सिर्फ 2 घंटे, यानी कि 38 + 2 कुल मिलाकर 40 घंटे पुरुष काम करते हैं हरियाणा में। तो ऐसा ही तमिलनाडु में कि पुरुषों के वेतन सहित कार्य के घंटे प्रति सप्ताह 40, पुरुषों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे हैं 4, तो 40 + 4 मतलब 44 घंटे तमिलनाडु के पुरुष काम करते हैं। और यहां अब हम पढ़ते हैं कि हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में स्त्रियां प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे काम करती है। हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में स्त्रियां प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे काम करती है। तो हरियाणा में प्रति सप्ताह महिलाएं 53 घंटे काम करती है और तमिलनाडु राज्य में प्रति सप्ताह महिलाएं 54 घंटे काम करती है। और दूसरा क्वेश्चन है, इस संबंध में स्त्रियों और पुरुषों में कितना फर्क दिखाई देता है। तो यहाँ हरियाणा को देखिए कि पुरुष 40 घंटे काम करते हैं, औरतें 53 घंटे, मतलब स्त्रियां 13 घंटे हरियाणा में ज्यादा काम करती है। तमिलनाडु में देखें तो तमिलनाडु में महिलाएं 54 घंटे काम करती है प्रति सप्ताह, जबकि पुरुष 44। दोनों में दोस्तों फर्क देखें तो कितने घंटे हुए, यानी कि तमिलनाडु की महिलाएं प्रति सप्ताह पुरुषों से 10 घंटे ज्यादा काम करती है। ओके, महिलाओं का काम और समानता की बात आगे हम करें तो जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है, यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। क्या महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है, यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसीलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्या समानता हमारे भारत देश के संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है और समानता को ध्यान में रखते हुए हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बहुत से कानून भी बनाए हैं ताकि महिलाओं का शोषण भी न हो और महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष वेतन भी मिले। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। संविधान का यह अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों के लिए समान व्यवहार का उपबंध करता है। दोस्तों, यह संविधान से जुड़ी हुई बात हमें याद रख लेनी चाहिए क्योंकि यह अध्याय का सार यहाँ पेज पर मैंने आपको बताया है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है और संविधान का यह अनुच्छेद कौन सा 14वां अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों के लिए समान व्यवहार का उपबंध करता है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध भी है। क्या संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है।
सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध भी है। लैंगिक भेदभाव के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1) में घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा जिसका कारण धर्म, प्रजाति, जाति या लिंग, जन्म का स्थान या इनमें से कोई भी एक कारण हो, तो यह आधार पर हम किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और यहाँ जब कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात आई है तो हमारी चैनल पर ऐसे 3 पार्ट अवेलेबल है जो इसी संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित है। वो पार्ट आपने देख लिया तो मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि संविधान से जुड़ा हुआ 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपके एग्जामिनेशन में तो हमारे वीडियो में से ही होंगे। ओके, एक बार फिर से पढ़ लो कि लैंगिक भेदभाव के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1) में घोषित किया गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा जिसका कारण धर्म, प्रजाति, जाति या लिंग या जन्म स्थान या इनमें से कोई भी एक कारण हो, तो इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। यानी कि जो लड़कियां हैं वो अपने छोटे भाई बहन को घर पर संभालती है, साथ साथ घर का काम भी करती है। माता पिता बाहर कामकाज के लिए चले जाते हैं तो लड़कियों के एजुकेशन पर यह घरेलू कामकाज का असर पड़ता है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनवाड़ियां और बालवाड़ियां खोली है। इमेज आप देख सकते हैं जहां 5 साल से छोटे बच्चों को संभाला जाता है। तो यहाँ पर बच्चों को रखकर कई महिलाएं काम पर जाती है। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी यानी कि क्रैश की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। क्या दोस्तों, हमारी सरकार ने एक कानून बनाया है कि यदि किसी भी ऐसा स्थान या कारखाना या उद्योग है जहां पर 30 से अधिक महिलाएं काम पर जाती है तो ऐसे उद्योगों में मालिकों को एक वैधानिक रूप से बालवाड़ी केंद्र यानी कि क्रैश की सुविधा देनी होगी। और बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी और इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। मध्य प्रदेश के एक गांव में आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बच्चे उपस्थित हैं और यह आंगनवाड़ी चलाने वाली महिलाएं कुछ स्टोरी बच्चों को सुना रही है। बहुत सी स्त्रियां जैसे कहानी में सोनाली की मां और हरियाणा व तमिलनाडु की महिला जिसका सर्वेक्षण किया गया, घर के अंदर व बाहर दोनों जगह काम करती है। इसे प्रायः महिलाओं के काम के दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, यह अध्याय में हमने सोनाली की मां का एग्जाम्पल देखा और यहाँ हरियाणा और तमिलनाडु की महिला जिनका सर्वेक्षण NSO द्वारा किया गया और दोनों का कंपैरिजन किया गया कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा काम करती है। और यहाँ इमेज आप देख सकते हैं गोल 05 यानी कि हमारे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तय किए हैं। इनमें से एक गोल है जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी क्या है दोस्तों? महिलाएं और पुरुष दोनों समकक्ष है, समान काम करने पर समान वेतन भी मिलना चाहिए। इसे ही जेंडर इक्वालिटी कह सकते हैं। और याद रखिए कि हमारे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तय किए हैं उनकी संख्या कितनी है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, और यह पोस्टर बंगाल की महिलाओं के एक समूह ने बनाया है। इमेज में आप देख सकते हैं कि बंगाल की महिलाओं के एक समूह ने यह पोस्टर बनाया है। क्या इसे आधार बनाकर आप कोई अच्छा सा नारा तैयार कर सकते हैं? और यह पोस्टर को ध्यान से देखिए कि एक महिला है, एक हाथ में बच्चा है और दोस्तों हाथ में झाड़ू है, कुछ बर्तन है यानी कि रसोई बनाने के साधन भी है। यानी कि महिला
घर के अंदर और बाहर बहुत ऐसे काम करती है। यह सारी जिम्मेदारियां महिला एक माँ ही संभाल सकती है। और यह पोस्टर तैयार किया है बंगाल की महिलाओं ने। तो यहाँ यह अध्याय को खत्म करते हैं। और वाकई में वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए यह वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ यह वीडियो को खत्म करते हैं, यह अध्याय को खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।